एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र। इससे पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं यूपी स्पेशल की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है जो कि हमारे आने वाले यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लासेस को 5 क्लासेस जो हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि पहली क्लास में हमने किया था उत्तर प्रदेश एक दृष्टि, अगली क्लास में हमने क्या देखा था, अगली क्लास में हमने किया था उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, और फिर हमने भौतिक स्वरूप देखा, फिर हमने जलवायु देखी उत्तर प्रदेश की, और 5th क्लास जो थी वो थी उत्तर प्रदेश की सेंसस की, जनसंख्या की। ठीक है, जनसंख्या से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा टफ तो नहीं कहूँगी टॉपिक जनसंख्या का, ये लेंथी टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें आंकड़े होते हैं और ये याद रखना कठिन बात हो जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को देखना है, उसके साथ ही जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं वो भी आप लोगों को करने हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि सेंसस को एक पेज पर आप लोग नोट कर लीजिए, एक पेपर पे नोट कर लीजिए और उसका डेली रिवीजन करिए। ठीक है, डेली रिवीजन करेंगे तो आपको सेंसस आपकी टिप्स पर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को अपना शुरू करते हैं। जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, चंबल नदी, इसके बाद आएंगी आपकी गोमती, बेतवा, सोन, केन, इन सारी नदियों के बारे में देखेंगे हम। उद्गम स्थल देखेंगे, ये नदियाँ अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं ये देखेंगे। इन पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं ये भी देखेंगे, और सहायक नदियों को देखेंगे। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में जो झीलें पड़ती हैं उनको भी कवर करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा झीलें नहीं हैं, 9 से 10 झीलें होनी चाहिए, तो उनको भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरीके का अपवाह तंत्र पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है यहाँ पर समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। जैसे कि ये नदी, एक मुख्य नदी इस तरह से आ रही है और इसके साथ साथ इस तरीके से नदियाँ बाएँ तट पर दाएँ तट पर मिलती हैं। इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र होता है इसे समांतर अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है हिमालयी नदियां जो कि 12मासी नदियां होती हैं। ठीक है, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां। तो ये हो गए 3 उद्गम स्थल के आधार पर विभाजन हो गया। तो अब पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आएगी आपकी गंगा नदी। गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो गंगा की भारत की जो पवित्र नदी है, इसको गंगा के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम भागीरथी नदी भी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, और गंगा नदी जब गोमुख से निकलती है तो ये स्टार्टिंग में ऊपर से जब आती है तब इसका जो मुख्य धारा होती है, ठीक है, ये गंगा नदी नहीं होती है। ये गंगा नदी पंचप्रयाग बनाती हुई आती है और लास्ट में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का अपवाह तंत्र हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर गंगा नदी के अपवाह तंत्र को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया गया है। अगर आप लोग चाहें तो उस क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। किन 2 नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। ये जो है पॉइंट 2 बार हो गया है, इसको ठीक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट। अब यहाँ पे एक नोट है जो गंगा के और नाम हैं। देखिए, एक तरीके से मैं आपको पर्यायवाची करा रही हूँ। गंगा को पद्मा, जानवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी आदि नामों से भी जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में नहीं कह रहे हैं, कुल लंबाई की बात कर रहे हैं। तो कुल लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर हो जाएगी। प्रयागराज में किस नदी के मिलन को त्रिवेणी कहते हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती जो है यहाँ पर प्रयागराज में 3 नदियाँ मिलती हैं, इसे त्रिवेणी कहा जाता है। सरस्वती नदी अभी दिखाई नहीं देती है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं। जो गंगा की सहायक नदियों की बात हो रही है, तो गंगा की सहायक नदियाँ, मान लीजिए गंगा नदी इस तरीके से आपकी आ रही है गोमुख से। ठीक है, देवप्रयाग से ये जो गंगा नदी है ये कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो आपका अब आप देखिए, समझने का प्रयास करिए। बाएं किनारे से और दाएं किनारे से 2 प्रकार की से सहायक नदियां आकर के मुख्य नदी से मिलती हैं। तो बाएं किनारे से जो नदियां आएंगी वो इस तरफ से मिलेंगी और दाहिने किनारे से जो मिलेंगी वो इस तरफ से मिलेंगी। ठीक है, तो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों के नाम हो जाएंगे आपके रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक। वहीं दाहिने किनारे से जो नदियाँ मिलेंगी, मुख्य नदी यमुना है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सोन, टोंस,
इन नदियों का नंबर आता है। और इसमें चंबल नदी भी जो है गंगा की सहायक, वो बेसिकली यमुना की सहायक नदी है। तो अगर ऑप्शन में रहता है कि गंगा की दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, यमुना नहीं रहती है, और ये तीनों ऑप्शंस नहीं रहते हैं और आपको चंबल मिले तो गंगा आप उस पर टिक करोगे। ठीक है। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज, वाराणसी ये सभी हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी, ये नगर हैं कुछ। अब हम यमुना नदी को देखेंगे। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थल है टिहरी गढ़वाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद होता है। अगर आपके सामने कभी ऑप्शन में आ जाए कि बंदरपूंछ चोटी, ठीक है, बंदरपूंछ चोटी दे रखा हो और ये टिहरी गढ़वाल ना दे रखा हो, तो आप लोग बंदरपूंछ चोटी पर टिक करोगे। जो यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद ना दे करके अगर बंदरपूंछ दे रखा है, तो जो यमुना नदी है बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। ठीक है। यमुना नदी के किनारे प्रमुख बसे हुए नगर दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है यमुना नदी? तो सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान पर जो है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं? तो देखिए चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, ये जो मुख्य नदियां हैं ये हैं यमुना की सहायक नदियां। यमुना नदी की कुल लंबाई पूछी गई है, तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1776 किलोमीटर हो जाएगी। अगली आती है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय की श्रेणी के दक्षिणी भाग के नैनीताल के निकट से। गढ़वाल पहाड़ी भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो याद रखिएगा ये गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट मैदान में उतरती है? तो बिजनौर के कालागढ़ किले के पास में ये जो है रामगंगा नदी मैदानी भाग में आती है। रामगंगा नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है? तो 600 किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के पास जो है रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलती है। रामगंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो एक कोह नदी है, ये मिलती है रामगंगा में। ठीक है, चलिए अगला है शारदा नदी। शारदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो शारदा नदी जो है कुमाऊं के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मिलान नामक हिमनद से निकलती है और शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। काली या शारदा नदी सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? तो करनाली नदी में मिल जाती है, जिसे कि घाघरा कहते हैं। देखिए काली और करनाली दो नदियां जो हैं ये मिलकर के बनाती हैं, प्लस इसके साथ सरयू नदी भी मिलती है। आप अगर गंगा नदी का अववाह तंत्र देखोगे वीडियो, तो उसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्टिव वे में बनाया है। तो ये काली नदी है, काली नदी नेपाल से आती है। ठीक है, उसके साथ ही एक करनाली नदी भी इसमें आकर के मिलती है। काली और करनाली ये आ रही है, काली नदी आपकी नेपाल से, और करनाली जो है करनाली कैलाश पर्वत के पास से तिब्बत से आती है, और ये दोनों मिलकर के बनाती हैं आपकी जिसको कह रहे हैं हम शारदा नदी। ठीक है, और जब इसमें सरयू आकर के मिल जाती है शारदा में, तब ये घाघरा हो जाती है। ठीक है, काली, करनाली और सरयू ये तीन नदियां मिलकर के घाघरा नदी बनाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर करनाली नदी को ही घाघरा नदी भी कह दिया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे घाघरा नदी। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार के पास स्थित किस हिमनद से निकलती है? तो माँ चाचुंगो हिमनद से ये जो है निकलती है। जैसा कि मैंने बताया काली, करनाली और सरयू ये तीनों नदियां मिलकर के बनाती हैं क्या? घाघरा नदी। काली और करनाली जब मिलती हैं तो ये शारदा नदी बनाती हैं, और जब इसमें सरयू मिल जाती है आकर के तब ये घाघरा नदी कहलाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बढ़ेंगे आगे। घाघरा नदी मैदानी भागों में किन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है? तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, पूर्वी शाखा जिसे शिखा कहते हैं और पश्चिमी शाखा जिसे करनाली कहते हैं। ठीक है, गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं? तो गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में राप्ती और गंडक दो नदियां आकर कर मिल जाती हैं। छोटी गंडक मिलती है, याद रखिएगा, छोटी गंडक और बूढ़ी गंडक दो नदियां हैं, तो यहाँ पर छोटी गंडक रहेगी। ठीक है, घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए आ गया ये घाघरा नदी पर्वतीय क्षेत्र में
करनाली नाम से जानी जाती है, और जब वो मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तो घाघरा कहलाती है। ठीक है, घाघरा नदी छपरा के निकट कौन सी नदी में मिल जाती है? तो घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है, छपरा के पास। घाघरा नदी को नेपाल राज्य में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 1080 किलोमीटर है। अब आती है अगली राप्ती नदी। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? राप्ती नदी नेपाल के लघु हिमालय की श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण से रुकमकोट के निकट से निकलती है, और राप्ती नदी के किनारे बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिले जो है, इन जिलों से बहती हुई ये बरहेज के पास घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, उत्तर की ओर राप्ती में कौन सी नदी मिलती है? तो उत्तर की ओर राप्ती में रोहिणी नदी मिलेगी, और उत्तरी भाग में राप्ती की एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर छोटी गंडक, और ये दूसरी है जो मुख्य धारा है राप्ती की, जो कि उत्तरी भाग में जानी जाती है बूढ़ी गंडक के नाम से। राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 640 किलोमीटर हो जाएगी। चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये मऊ के निकट जना पाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? काली, सिंध, पार्वती या इसे परवाती भी कहते हैं, सिप्ता और बनास। ठीक है, चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है चंबल। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 968 किलोमीटर हो जाएगी। चंबल नदी है जो कि देखिए, चंबल नदी की जो मुख्य धारा आती है पहाड़ी क्षेत्र से बहती हुई, बनास और परवाती, ये दो नदियां हैं। ठीक है, बनास और परवाती ये दो नदियां मिलकर के बनाती हैं क्या? चंबल नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपके सामने ऑप्शन में आ जाए कि बनास और परवाती कौन सी नदी, दो धाराएं मिलकर के कौन सी नदी का निर्माण करती हैं, तो आप लोग आंसर करोगे चंबल नदी का निर्माण करती हैं। और चंबल नदी के किनारे जो क्षेत्र है उसे ही बीहड़ या उत्खात भूमि भी कहा जाता है। बेतवा नदी, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है ये, और बेतवा नदी के किनारे भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया, जालौन जिलों से बहती हुई ये हमीरपुर के पास कौन सी नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर हो जाएगी। गोमती नदी को देखते हैं। गोमती नदी ये इंपॉर्टेंट नदी हो जाएगी आपके लिए। देखिए, यूपी में इंपॉर्टेंट नदी है गोमती नदी। किस क्षेत्र से निकलती है? तो पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है। कभी कभी ऑप्शंस में दे रखा होता है फुलहर झील, फुलहर झील जो कि पीलीभीत में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हो जाती है आप लोगों के लिए कि जो बांध हैं पूछे जाते हैं, अक्सर नदी परियोजनाएं पूछी जाती हैं। तो ये एक टेबल है जिसमें कि बांध के लिए एक कॉलम है, नदी है, उसके बाद जिला है। ठीक है, तो पारीक्षा बांध किस पे हो जाएगा? पारीक्षा बांध हो जाएगा आपका बेतवा नदी पे, झांसी जिले में पड़ता है ये पारीक्षा बांध। उसके बाद आता है कालागढ़। कालागढ़ जो है रामगंगा नदी पर पड़ेगा, और ये जिला, इसको आप हटा दीजिएगा, ये सोनभद्र जिले में नहीं है। ठीक है, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है। अगला आएगा गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर के साथ साथ सहजाद भी है, तो ये कौन सी नदी पर है? सहजाद नदी पर है, जो कि झांसी में पड़ेगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये टेबल गड़बड़ है, ये ललितपुर जिले में आएगा। ठीक है, ललितपुर। रोहिणी बांध किस पे पड़ेगा? रोहिणी बांध पड़ेगा आपका रोहिणी नदी पर, और ये भी ललितपुर जिले में है। ठीक है, ललितपुर कर लीजिएगा इसको। ये टेबल गड़बड़ हो गई है बनते समय, तो मैं आपको करेक्शन कराती चलूँगी। ठीक है, आप लोग ये परेशान मत होइएगा कि गलत पढ़ेंगे, गलत बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगला आता है सुकमा डुकमा। ठीक है, सुकमा डुकमा कौन सी नदी पर हो जाएगा? सुकमा डुकमा हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर, और ये किस जिले में है? ये झांसी में ही आएगा, ये करेक्ट है। चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर हो जाएगा? चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर हो जाएगा, और ये कौन से जिले में पड़ेगा? ये पड़ेगा चंदौली में। ठीक है, अच्छा, मुशाकहंद ये पड़ेगा आपका कर्मनाशा नदी पर, जो कि जिला पड़ेगा आपका चंदौली। ठीक है, काठी बांध कहाँ पर पड़ेगा? काठी बांध पड़ेगा आपका रामगंगा नदी पर, क्योंकि रामगंगा नदी बिजनौर से ही प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में, तो ये बिजनौर शहर में हो जाएगा, बिजनौर में स्थापित है ये। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में। ठीक है, जिरगो बांध जो है जिरगो नदी पर, और आपका जिला हो जाएगा मिर्जापुर। बांध किस पर हो जाएगा? जामनी नदी पर, और आपका जो शहर है ये हो जाएगा ललितपुर जिले में पड़ता है। सजनाम, ये सजनाम नदी पर पड़ेगा, जो कि ललितपुर जिले में। अच्छा, यहाँ इस टेबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध रह गया है। देखो, दो बांध और ऐड करो आप। एक तो माता टीला,
ठीक है। माता टीला जो है, माता टीला बांध हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर, और क्या हो जाएगा, जिला कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, झांसी में, ठीक है। याद रखेंगे माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ठीक। और दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो इस टेबल में है नहीं, मिस हो गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। इसे ही हम रिहंद बांध कहते हैं, और ये कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी पर है, ठीक है। रिहंद नदी पर है। किस जिले में पड़ेगा, सोनभद्र जिले में पड़ेगा, ठीक है। सोनभद्र जिले में पड़ेगा, कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिले में पड़ेगा, ठीक है। और सोन नदी की ये जो रिहंद नदी पर बांध बना हुआ है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये सोन नदी की मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें। अब हम चलेंगे आगे, हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, और इसमें देखते हैं क्वेश्चन। इसमें नए क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, और जो पिछले ईयर्स में आए हैं एग्जाम्स में, वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं है। तो देखो गोमती नदी जो है ये हिमालय से उद्गमित नहीं होती है, ये पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है, ठीक है। याद रखेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऊपर नीचे हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन गोमती नदी है, पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है, ठीक है। चलिए भाई, तो एक तो गोमती नदी हो गई, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी भी तो नहीं निकलती है, बेतवा नदी, तो 1 और 3 किस में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, निचली गंगा नहर जो है इसका उद्गम स्थल गंगा पर है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए नरौरा में, ठीक है। निचली गंगा नहर, यहाँ पे निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो नरौरा बांध जो बना हुआ है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है आपकी झेलम नदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सीक्वेंस इसका नीचे ऊपर है, लेकिन झेलम नदी नहीं बहती है। झेलम नदी सिंधु नदी अपवाह तंत्र में आती है, ये हिमालयी नदी है, ठीक है, पंजाब में बहती है ये। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा नदी के दाहिने तट पर नहीं है। तो गंगा नदी के दाहिने तट पर कौन सा जिला नहीं है, हमने अभी पढ़े थे सारे जिले, तो ये हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वाराणसी दाहिने तट पर नहीं है, ये बाएं तट पर है, ठीक है। नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखो गंगा तो गोमुख से निकलती है, सही है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपूछ से, सही है। घाघरा है मार चाचुंगू से ही निकलती है, ठीक है। जो शारदा है ये कोड़ियाला से नहीं निकलती है, शारदा निकलती है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के नामक जो जगह है काला पानी से निकलती है, ठीक है। वहाँ पर ये निकलती है जिस हिमनद से, उसका नाम है गौरी गंगा, ठीक है। गौरी गंगा ये नेपाल से आती है शारदा नदी, ठीक है। और गौरी गंगा हिमनद से देखिए यहाँ पे दे भी रखा है काला पानी नामक स्थान से, तथा गौरी गंगा मिलान हिमनद से निकलती है। टनकपुर के बाद इसे शारदा नाम से जाना जाता है। टनकपुर जो जगह है वो पीलीभीत में पड़ती है, ठीक है। जब ये नेपाल से उतर के उत्तर प्रदेश में आती है तब इसको शारदा नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर के जो नदियाँ मिलती हैं उनके नाम क्या हो जाएंगे। देखिए रामगंगा, यमुना और गोमती, ये तीनों नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से ही आकर के मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। इसकी लंबाई जो है गंगा नदी की 2510 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो भाई गोमती नदी जो है ये मिल रही थी गाजीपुर में, हमने भी पढ़ा था। ये गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, गाजीपुर के पास मिलती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। तो अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिलती हैं देवप्रयाग पर तो बनती है गंगा नदी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंगा और यमुना नदी का आपस में संगम उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में होता है। तो प्रयागराज में होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखो कानपुर, वाराणसी और फर्रुखाबाद ये तीनों गंगा नदी के किनारे हैं। जो हमारा लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी एक है यमुना, ये गंगा की मुख्य सहायक नदी भी है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो यमुना नदी के किनारे पर जो नगर स्थित हैं उनके नाम हो जाएंगे, देखो मथुरा है, आगरा है और इटावा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अयोध्या तो हमारा सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। बरेली ये किसके किनारे है? ये बरेली हो जाएगा हमारा रामगंगा नदी के किनारे, और इसमें आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। ठीक है। तो मान लो आपको ये तीनों जिले पता नहीं है, कि तीनों नहीं मालूम है यमुना नदी के किनारे कौन कौन है, तो हम देख लेते हैं इनमें तीनों में जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको चेक करो, एलिमिनेशन लगाओ यहाँ पर कि आपको मत पता है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी, बरेली रामगंगा, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, जो बचा उसको टिक कर दो। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, रामगंगा, इसकी लंबाई कितनी है? तो रामगंगा की जो लंबाई है ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 600 किलोमीटर। ठीक। उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम कौन से हैं? तो शारदा नदी जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसे ही काली गंगा, काली नदी, सरयू या पूर्वी रामगंगा कहते हैं। देखिए काली और करनाली जब आकर के मिलती हैं और साथ में सरयू मिलती है तो फिर वो हो जाती है घाघरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना से मिलती है? तो बेतवा नदी जो है आपकी मिलती है हमीरपुर के पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर के मिलती है? तो केन नदी जो है उत्तर प्रदेश में आपकी मिल जाती है जाकर के यमुना नदी में, यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो मुष्टांग हिमनद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो हम सभी जानते हैं सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? हमने अभी पढ़ा था, मिर्जापुर जो है आपका स्थित है गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यमुना तो यमुना नदी के किनारे नहीं है, गोमती के, सरयू के भी नहीं, तो गंगा नदी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडा दारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो देखिए हमने टांडा दारी झील उत्तर प्रदेश में जो स्थित है इसका निर्माण हुआ है भूकंप की दरार से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भूकंप की वजह से जो दरार हुई वहाँ पर पानी के भर जाने से क्या हुआ? झील का निर्माण हो गया। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जो हिंगवा झील है ये वाराणसी में है, हमने अभी पीछे पढ़ा भी था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो NW1 प्रयागराज से हल्दिया तक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। UPSC प्री 2008 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो जो गोरखपुर है आपका ये स्थित है राप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है और ये RO 2013 का जो मेंस का एग्जाम था उसका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी जब बताया भी था आप लोगों को, अवनालिका अपर्दन क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो हवा के तेज हवाएं चलती हैं, हवा के चलने से वो कट जाती है, नालियाँ जैसी बन जाती हैं, इसे ही अवनालिका क्षरण या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो चंबल हो जाएगा। चंबल के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहीं पर अवनालिका अपर्दन होता है, इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है यहाँ से गोमती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखो ये 2 एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है। ठीक। गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंडक नदी का जो संगम स्थल है ये आपका हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। UPSC 2014 का क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो गोमती नदी जो है आपकी मिलती है गाजीपुर के पास गंगा नदी से। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? गाजीपुर के पास गंगा नदी से मिलेगी, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। 2012 UPSC प्री में आया था ये क्वेश्चन। रुकुमकोट के निकट कौन सी नदी निकलती है? तो रुकुमकोट से जो नदी निकल रही है वो आपकी हो जाएगी राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे अभी हमने देखा था कौन सा जिला था, राप्ती नदी के किनारे आपका जो जिला पड़ रहा था गोरखपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब ये सूची है, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। ये एक तरफ नदियाँ दे रखी हैं और एक तरफ सहायक नदियाँ दे रखी हैं। ये मुख्य नदियाँ हो गई और ये सहायक नदियाँ हैं, तो सहायक नदियों से मैच करना है, ठीक है। तो चलो मैच करते हैं हम लोग। ये नदी है, ये सहायक नदी है किसकी? गोमती की। अभी अपने पीछे पढ़ा था। बेलन ये टोंस नदी की सहायक नदी हो जाएगी। कुन्हड़ ये सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और परवाती जो कि बताया था मैंने अभी ऊपर, ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैच हो गया। 2016 का जो लेखपाल का पेपर था उसका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है? तो हमने क्या पढ़ा था, अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, शारदा नदी जो है करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। काली और करनाली मिलकर क्या बना रही थी? काली नदी बना रही थी। और शारदा नदी मिली थी करनाली से, फिर बन गई थी घाघरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सिंध, बेतवा, केन ये सहायक नदी हैं यमुना की। चंबल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कल्याणी नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र और ये उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट, मैं उसको क्लियर करने का जल्दी से जल्दी प्रयास अवश्य करूँगी। क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ पीर ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में सब जगह शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आने वाले सारे वीडियोज़ की जानकारी आपके पास पहुँचेगी और आप वीडियोज़ को देख पाओगे। पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, अपने लक्ष्य में कामयाब हो, ऐसी मेरी बेस्ट विशेष के साथ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।